नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ की है बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में रहे मौजूद। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 5 घंटे तक चली है बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर हुआ है मंथन। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भी हुई है चर्चा। उत्तराखंड सरकार के यूसीसी बिल पर भी चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है। साथ ही आपको बता दें कि कई अहम मुद्दों पर ये बैठक की गई है। उत्तराखंड सरकार के यूसीसी बिल पर भी इस दौरान चर्चा की गई है। तो बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ में बैठक की है। और इसी के साथ ये भी जानकारी दे दें कि इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में मौजूद रहे हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री आवास पर करीब 5 घंटे तक ये बैठक चली है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन हुआ है। और इसी के साथ में समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। और साथ ही अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड सरकार के यूसीसी बिल पर भी चर्चा की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अवनेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ में बैठक की है और साथ ही यूसीसी पर भी चर्चा की गई है। क्या कुछ खास अपडेट इस खबर को लेकर? बिल्कुल पंकज, देखिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके साथ एक अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास पर करीबन 5 घंटे बैठक चली और इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की लेकर तैयारियों को भी मंथन किया गया। इसके साथ ही सामान्य नागरिक सहित और यूसी मुद्दे पर भी चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो बैठक यह तय हुआ है कि अब अलग अलग धर्मों के मुख्य जो लोग हैं बीजेपी के अलावा भी नेता यूपी के मुद्दे पर बात करेंगे और सहमति बनाने की भी कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बिल लाने को लेकर भी चर्चा हुई है, विचार परामर्श किया गया। बैठक में उत्तराखंड के सरकार द्वारा लाए गए यूसी बिल पर भी चर्चा हुई। अब देखना होगा किस तरीके से जो सरकार है यूसी बिल पर अपना मंथन करती है और किस तरीके से आगे लागू करती है। जी पंकज। बिल्कुल अवरेंद्र, अगर बात की जाए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की, तो इसको लेकर बीजेपी क्या कुछ खास रणनीति बनाने में जुटी हुई है? देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए चुनाव की, अगर भारतीय जनता पार्टी है, कहा जाए चुनाव लड़ती है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो शुरू से ही कहा जाए अपने हर एक छोटे बूथ से लेकर कहा जाए जो जिस तरीके से जिला अध्यक्ष होता है, फिर उसका कहा जाए एजेंट होता है, उनसे लेकर के घर घर तक जनता के बीच जाते हैं। और अपने 9 साल के जो है कार्यकाल है जो प्रधानमंत्री का, उसका अभी से ही इन्होंने बताना शुरू कर दिया कि 9 साल में क्या कुछ किया प्रधानमंत्री ने। और तमाम तरीके के जो अपने काम है वो लगातार जनता के बीच पहुंचाना शुरू कर दिया और तमाम तरीके से आगे विकास की भी बात कर रहे हैं। इस तरीके से लेकर जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसको लेकर कहीं कहीं बड़े नेता नहीं बल्कि बीजेपी के छोटे नेताओं ने भी कहा जाए जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दी है। पंकज। बिल्कुल अवनेंद्र, अगर बात की जाए तो अगर 3 सेक्टर के मुताबिक लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जो है वो रणनीति तय कर रही है, तो किस तरीके से कौन कौन से तारीखों में ये 3 सेक्टर में जाकर बीजेपी के दिग्गज नेता जाएंगे और वहां पर चुनाव प्रचार को लेकर जनता को लुभाने की पूरी कोशिश करेंगे? खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है। देखिए बिल्कुल, अभी लोकसभा चुनाव जो है 2024 में, अभी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को कहा जाए कांटेक्ट करना चाहती है और सिर्फ यानी जनता तक पहुंचना चाहती है। अभी किसी तरीके से लुभाने की कोई भी किसी तरीके की बात नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और साफ तौर से है जो कहीं न कहीं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने किस तरीके से विदेशों में डंका बजाया और फिर देश में तमाम तरीके के जो उन्होंने काम किए, जो तमाम पार्टियां थी, विपक्ष था जिन्होंने 70 वर्षों में नहीं किया, उस काम को साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचा रहा और जनता को बता रहा, बल्कि बता ही नहीं रहा बल्कि जनता के बीच तक भारतीय जनता पार्टी के लाभ भी पहुंच रहे हैं। और इस बात को जनता भी जानती है। आने वाले समय में 2024 में कौन देश का प्रधानमंत्री होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो अभी तक जो विपक्ष है 17 विपक्ष मिलकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। लेकिन जहां कहा यह बात तो भारतीय जनता पार्टी अकेले खड़े होकर कहीं कहीं अभी भी विपक्ष से आगे दिखाई दे रही है। बिल्कुल अमरेंद्र, लेकिन जिस तरीके से यूसीसी को लेकर भी इस दौरान मंथन हुआ है, खास करके उत्तराखंड को लेकर, क्योंकि ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, भाई बात अगर विपक्ष की करें तो कई लोग इसके खिलाफ में आ रहे हैं। उनका कहना है साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब यूसीसी बिल की बात करते हैं, अगर देश में अभी तक आपने देखा बहुत सारे ऐसे जो है बिल आए, चाहे वो 370 की बात की जाए,
किसानों की बिल की बात की जाए, तमाम तरीके के बिल कोई बात की जाए तो तमाम तरीके के, देखिए विपक्ष का मतलब यही होता है कि उसका विरोध करना। तो साफ तौर से जो पार्टियां हैं वो विरोध करती ही हैं। अब देखना होगा कितना लाभ है कितना हानि है, ये सरकार तय करती है, और सरकार जब कोई बिल आती है तो उसके पहले सबको बताती है। तो इस तरीके से जो होता है, जो लागू करती है, तो आप देखना होगा विपक्ष ने हर तरीके के कोई भी आप बिल लाते हैं तो विपक्ष लगातार उस पर मंथन करता है, यानी विपरीत दिशा में जाता है, बताता है कि ये गलत है। साफ तौर से चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, तो तमाम तरीके से जो विपक्ष होता है वो कहीं न कहीं सवाल उठाता ही है पंकज। तो अब देखना होगा किस तरीके से। चलिए अवनेंद्र हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से मणिपुर के लिए रवाना हुए हैं राहुल गांधी। मणिपुर में राहत शिविर का भी दौरा करेंगे राहुल गांधी। हिंसा प्रभावित लोगों से भी इस दौरान मुलाकात करेंगे। नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ में करेंगे बातचीत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर दिल्ली से मणिपुर के लिए रवाना हो चुके हैं राहुल गांधी। मणिपुर में राहत शिविरों का भी दौरा करेंगे राहुल गांधी। और इस दौरान ये भी जानकारी आपको दे दें कि हिंसा प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे और तमाम जानकारी इस दौरान वो लेंगे। इसी के साथ में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ में भी वो बातचीत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर दिल्ली से मणिपुर के लिए रवाना हो चुके हैं राहुल गांधी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी अवनेंद्र बने हुए हैं। अवनेंद्र, जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है, इस पर तमाम राजनीति हो रही है। अब एक बार फिर से राहुल गांधी मणिपुर पहुंचने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के जो नेता थे, कहा जाए पहले में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और फिर सांसद भी थे, तो वो आज जो है राहुल गांधी मणिपुर उनका दौरा है। साफ तौर से वो दिल्ली से रवाना हो गए। वहीं इसी बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज मणिपुर दौरा करने के लिए रवाना हो चुके हैं और उसकी जानकारी आईसीसी महासचिव जो वेणुगोपाल जी हैं उन्होंने दी है। राहुल गांधी अपने दौरे के दौरान मणिपुर की जनता से बातचीत करेंगे और दो लोगों के बीच जो रही है उस पर भी बातचीत करेंगे और कहेंगे कि जो लोग हैं वो बात को माने और जिस तरीके से हिंसा हो रही है उसमें कहीं कहीं जो है आपस में हिंसा न की जाए। मणिपुर दौरे को लेकर राहुल गांधी अब देखना होगा किस तरीके से वहां पर पहुंचते हैं और कितने बजे पहुंचेंगे, किस तरीके से जनता से बात करेंगे तमाम तरीके से। जबकि बिल्कुल अवनेंद्र, लेकिन खबर ये भी निकलकर सामने आई थी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर थे लेकिन मणिपुर वो नहीं गए हैं, इसको लेकर विपक्ष हमेशा से ही हमलावर रहा है। तो क्या लगता है इस बार एक नई राजनीति मणिपुर में देखने को मिलेगी? राहुल गांधी के जिस तरीके से बयान जो है वो चर्चा में रहते हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान आपने सुना होगा, कुछ न कुछ जरूर चर्चा में रहते हैं। और आज मणिपुर जाएंगे तो चाहे वो टीवी चैनल हो या जनता हो तो उसका एक तरफ ध्यान रहता है। साफ तौर से राहुल गांधी किस तरीके का बयान देंगे, क्या करेंगे। लेकिन जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के लिए बात कही गई कि वो मणिपुर नहीं गए, लेकिन अगर बात की जाए गृह मंत्री अमित शाह, तो अमित शाह ने दौरा भी किया था और उसके बाद एक दिल्ली में भी बैठक बुलाई थी, साफ तौर पर कहा जाए। और उन्होंने जो वहाँ के अधिकारी थे उनको आदेश भी दिया था कि हिंसा रुकाई जाए और तमाम तरीके से जनता से भी अपील की थी। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं, किस तरीके से जनता से बात करते हैं या फिर विपक्ष पर हमलावर होते नजर आते हैं वहां। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अवनेंद्र इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमले का मामला सामने आया है। आजाद समाज पार्टी लखनऊ में देगी धरना। सहारनपुर में हमले के विरोध में देंगे धरना। 1 बजे परिवर्तन चौक पर यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे कार्यकर्ता। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला किया, जिसके बाद अब कार्यकर्ता जो हैं वो इसको लेकर प्रदर्शन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमले का यह मामला सामने आया है, जहां पर आजाद समाज पार्टी लखनऊ में धरना देगी। इसी के साथ ये भी जानकारी दे दें कि सहारनपुर में हमले के विरोध में भी धरना दिया जाएगा और इसी के साथ 1 बजे परिवर्तन चौक पर यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे कार्यकर्ता। तो बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चंद्रशेखर पर जो हमला हुआ है उसको लेकर जो कार्यकर्ता है वो काफी गुस्से में है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमले का मामला सामने आया है, जहां पर आजाद समाज पार्टी लखनऊ में अब धरना देगी और इसी के साथ सहारनपुर में भी हमले के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 1 बजे परिवर्तन चौक पर यह धरना प्रदर्शन होगा, जहां पर आपको बता दें कि राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा कार्यकर्ताओं की ओर से। तो जिस तरीके से चंद्रशेखर पर हमला हुआ है उसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी रोष है और इसी के तहत अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के जो कार्यकर्ता हैं वो अब धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ के साथ सहारनपुर में भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ मेरे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से चंद्रशेखर पर हमला हुआ है, सबसे पहले तो इस पर अपडेट।
देखिए आपको बता दें जो उनकी हालत है वो पूरी तरीके से अब इस समय खतरे से बाहर है। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी इस मामले को लेकर पूरी तरीके से सतर्क हो गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस संदिग्धों पर लगातार ताबड़तोड़ संदिग्धों की तलाश कर रही, ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही। पूरे प्रदेश में अलर्ट मोड पर है पुलिस। तो कहीं ना कहीं पुलिस का कहना है जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पुलिस लगभग हमलावरों तक पहुंच चुकी है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी पुलिस की तरफ से। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अब शासन स्तर पर भी पूरी तरीके से सतर्कता बरती जा रही है और पूरे प्रदेश में इसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस तरीके से उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे और कहीं ना कहीं हम जो भीम आर्मी चीफ थे उन्होंने पहले भी ये कहा था पुलिस से कि उनको सुरक्षा बढ़ा दी जाए, उनके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में रोष है और कार्यकर्ता बिल्कुल, क्योंकि सिद्धार्थ जिस तरीके से चंद्रशेखर को हमले से 4 दिन पहले भी ये था कि उन पर हमला हो सकता है और इसको लेकर अगर उन्होंने प्रशासन को अवगत कराया था तो एक बड़ी चूक प्रशासन की तरफ से या फिर ये कहें कि लापरवाही। देखिए पंकज, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है इसमें कि लगातार पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये जांच की जाएगी किस तरीके से जांच में निकल आएगा कहाँ पर लापरवाही की गई, किस स्तर पर लापरवाही की गई, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि पहले भी ये बता चुके हैं मेरे ऊपर हमला हो सकता है। चुनाव जब लगातार शिकायतें करते रहते हैं। देखिए और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, कहीं ना कहीं पुलिस से थोड़ी चूक हुई है और अगर ऐसा था कुछ था तो पुलिस को कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये उनके जो कार्यकर्ता है वो भी ये कह रहे हैं। तो देखना ये है कि जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो भी कांग्रेस ने यहाँ तक मांग कर दी है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये है कि किस तरीके से शासन इस पर मामले पर क्या कार्रवाई करता है। बिल्कुल सिद्धार्थ, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई थी 4 दिन पहले, तो क्या उसको लेकर अभी तक कुछ जानकारी निकलकर सामने आई थी कि आखिरकार किसने ये धमकी दी थी, किसका अकाउंट था सोशल मीडिया पर उसका? देखिए बिल्कुल इसको लेकर भी पुलिस ने एक जांच टीम बैठा दी गई, जांच कर रही है कि ये कैसे अकाउंट है, कौन चला रहा था, कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे थे। सब स्तर से पुलिस जांच करे और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं, हम जल्द ही खुलासा करेंगे कौन लोग हैं, किन लोगों ने हमला कराया है, क्या हुआ है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दें, पुलिस के जो हमारे सूत्र हैं बता रहे हैं देर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है पुलिस द्वारा, उसमें बताया जा सकता है। और ये एक चीज ये निकल कर सामने आ रही है जो गाड़ी उसको भी पुलिस ने बरामद कर ली जिससे हमला आए थे। तो कहीं ना कहीं दर पर चीजें खुलती जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि हम एकदम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं और जांच करके जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि गाड़ी तो जब्त कर ली है, साथ में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है इस मामले को लेकर, तो उनसे कुछ पूछताछ में सामने कुछ खबरें निकल कर आई हूँ। देखिए अभी पुलिस इसको बताने को नहीं तैयार है ये कौन लोग हैं, किन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन एक चीज पंकज आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण, पुलिस लगभग लोगों को हमारे सूत्र बताते हैं कि चिन्हित कर जाए पुलिस कभी भी उनको मीडिया के सामने ला सकती है। ये जो हमारे सूत्र है वो निकल के वो बता रहे हैं। देखना ये पुलिस इसको ये तो आने वाले समय में पता चलेगा पुलिस लोगों को पकड़ी है, क्या है, किस तरीके से हमला किया, कौन लोग इसके पीछे, इसका इंतजार करना होगा और देखना होगा पुलिस किस तरीके से किन लोगों की गिरफ्तारी करती है। हाँ एक चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर कहीं ना कहीं अगर लगातार शिकायतें कर रहे थे तो इनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए थी। ये कहीं ना कहीं चूक है पुलिस की तरफ से। जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता भी ये कह रहे हैं, इसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, सहारनपुर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की बात कर रहे हैं कार्यकर्ता और साथ ही प्रदर्शन की बात कर रहे हैं सिद्धार्थ, तो इस दौरान क्या पुलिस की तरफ से कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि ये जो माहौल ना बिगड़ पाए? बिल्कुल, इस चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिस तरीके से त्योहारों का भी समय चल रहा है, पुलिस इसको लेकर पूरी तरीके से सतर्क है। पीएसपी से लेकर कुछ सुरक्षा बल वहां लगा दिए गए, भारी फोर्स वहां पर मौजूद है, एडिशनल एसपी सीओ सब मौजूद है मौके पर। शांतिपूर्ण तरीके से एक चीज है जो कार्यकर्ता है वो लगातार ये करें कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब देखना ये है कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस की क्या है, किस चीज के इंतजाम किए गए हैं, वो तो कितने सटीक होते हैं ये तो आने वाले वक्त
वक्त में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से पूरे प्रदेश में सतर्कता बरती जा रही, खासकर लखनऊ में और सहारनपुर में हमले के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पुलिस अलर्ट मोड पर है, पूरे प्रदेश में अलर्ट मोड पर है और खास करके सोशल मीडिया पर पुलिस पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। और एक चीज जो आपने सबसे महत्वपूर्ण चीज कही कि कौन फेसबुक अकाउंट है, कौन चला रहा है, इसको लेकर भी जो साइबर सेल है वो एक्टिव हो गई है। साइबर सेल इसको देख रही किन लोगों ने ये कहा था, क्या पूरा मामला है, कौन लोग है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरीके से अब इस मामले को लेकर सतर्क हो गई, जांच की जा रही है। और लेकिन एक चीज है कि पूरे प्रदेश में इसको लेकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार ये मांग कर रही है, उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है, कांग्रेस भी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं। तो कहीं ना कहीं अभी अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता होते हैं वो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगते हैं। और अब तो ये अब देखना ये पुलिस ये कोशिश करेगी इसमें जल्द से जल्द इसका खुलासा क्योंकि किया जाए। जांच में ही सामने आएगा कि आखिरकार कौन लोग थे, क्या मकसद था उनका। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर भरतपुर पहुंचे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन करेंगे जेपी नड्डा और साथ ही नदवई में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 7 विधानसभा सीटों पर होगा फोकस। तो बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर भरतपुर पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और नवनिर्मित कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे, नदवई में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसी के साथ में 7 विधानसभा सीटों पर भी फोकस होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोज मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज भरतपुर का दौरा रहेगा, क्या कुछ खास कार्यक्रम इस दौरान? देखिए पंकज, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से चुनावी साल होने वाला है राजस्थान के अंदर में, 3 राज्यों में चुनाव है, उसको देखते हुए बीजेपी ने अपनी सारी ताकत लगा दी राजस्थान में, क्योंकि पिछली बार सरकार ने पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन इस बार जब कांग्रेस की सरकार है तो उसे उखाड़ फेंकने के लिए मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के उन तमाम नेताओं को राजस्थान के दौरे के लिए सक्रिय कर दिया गया है। और उसी कड़ी के अंदर में आज जेपी नड्डा भरतपुर में एक रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें लाखों कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है। और कल अमित शाह का उदयपुर दौरा है, तो और कल राजनाथ सिंह का दौरा हो चुका है राजस्थान के अंदर में। तो इसको देखते हुए अगर देखा जाए तो बीजेपी ने एक तरह से चुनाव का संगनाद कर दिया है। और क्योंकि भरतपुर वो इलाका है जहां पर भाजपा हमेशा अपने आप को कमजोर महसूस करती हुई आई है, और आज जिस प्रकार से जेपी नड्डा ने रैली का आयोजन किया है, तो जो विधानसभा की 7 सीटें जहां पे भाजपा कमजोर है वहां पर अपनी शक्ति प्रदर्शन करके अपने सीटों को जीतने का प्रयास करेगी। बिल्कुल मनोज, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने हैं उसका पूरा फोकस बीजेपी का यही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है चुनाव को लेकर। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बीजेपी ने अपनी बिसात बिछाना चालू की है, उस हिसाब से क्योंकि मोदी का लगातार बहुत लंबा दौरा हुआ है इस बार, क्यों मोदी ने बहुत रैलियां की है, और क्योंकि मोदी ने जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर में ताबड़तोड़ रैलियां की है, जैसे कुछ दिन पहले उदयपुर आए, माउंट आबू गए, और अभी आने वाले समय में राजस्थान के और उनके महत्वपूर्ण दौरे रहेंगे, तो उसको देखते हुए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से संगनाद किया है। अच्छा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा दर्शकों को कि बीजेपी के वो तमाम नेता जो पार्टियां छोड़ के चले गए थे, उन नेताओं को वापस पार्टी में लाने की कवायद चालू है, क्योंकि जहां पर बीजेपी कमजोर थी वहां पे उनके नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और जहां पे जीत हार का अंतर 2 से 5 हजार वोटों का रहा था, उन्हें वापस उनको पार्टी में लाने की कवायद चालू है। क्योंकि मोदी की अगर बात की जाए तो मोदी के आने वाले समय में ताबड़तोड़ दौरे हैं, जैसे कल अमित शाह उदयपुर के अंदर में आ रहे हैं, आज जेपी नड्डा का दौरा था, कल राजनाथ सिंह का दौरा था, तो उसको देखते हुए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी जीतने के लिए। जितने भी तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने आप अटकाई, क्योंकि कल 1 साल पहले कन्हैयालाल की हत्या हुई थी, उसको देखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है कन्हैयालाल के परिवार से भी मिलकर आए थे और उन्हें सांत्वना दी थी। और क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री जो सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनका बयान आया है कि अगर भारत सरकार चाहे तो एएनआई इस जांच को तुरंत करके आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। क्योंकि देखिए अभी राजनीति लड़ाइयां चल रही है, गहलोत और बीजेपी के अंदर में बातों के संवाद के माध्यम से एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज शर्मा इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।
चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख का दौरा होगा। संतों के साथ संवाद करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। धार्मिक मुद्दों को लेकर संतों के साथ ये संवाद किया जाएगा। 18 से 22 जुलाई तक पूर्वांचल में संपर्क और संवाद कार्यक्रम चलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख का दौरा रहेगा और इस दौरान ये भी जानकारी आपको दे रहे हैं कि संतों के साथ संवाद करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। और इसी के साथ ये भी जानकारी आपको दे दें कि धार्मिक मुद्दों को लेकर संतों के साथ ही संवाद किया जाएगा, जहां पर 18 से 22 जुलाई तक पूर्वांचल में संपर्क और संवाद का जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी रहेगा। लखनऊ से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख का दौरा है। और इस दौरे के दौरान आपको ये भी जानकारी दे दें कि संतों के साथ संवाद करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रियों से की है अपील, मौसम को देखकर ही टूरिस्ट अपनी यात्रा को जारी रखें। बारिश के चलते कई बार यात्रा प्रभावित हो रही है। मौसम में परिवर्तन की वजह से आ रही हैं दिक्कतें, और इसी को लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों से अपील की है कि मौसम को देखकर ही आगे की यात्रा जारी रखें। बारिश के चलते कई बार यात्रा प्रभावित भी हो रही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो यात्री हैं उनसे अपील की है। मौसम में परिवर्तन की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, और इसी को देखते हुए अब जो यात्रा है वो मौसम के हिसाब से ही आगे जारी रखें। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रियों से अपील की है, और साथ ही मौसम को देखते ही यात्री से ये यात्रा जारी रखने की बात कही है, और साथ ही कहा है कि बारिश के चलते कई बार यात्रा प्रभावित हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौसम में परिवर्तन की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर जेसीपी एल उपेंद्र कुमार अग्रवाल का बयान सामने आया है, जहां पर बकरीद पर्व को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सभी जगहों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज देश भर में बकरीद मनाई जा रही है, और इसी को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है, सोशल मीडिया पर भी इस दौरान पैनी नजर बनी हुई है प्रशासन की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि जेसीपी एलओ उपेंद्र कुमार अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बकरीद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, और इसी के साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि सभी जगहों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर बकरों को लेकर विवाद में के बीच में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। बकरों की कुर्बानी पर बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश, जहां पर बिना इजाजत सोसाइटी में बकरों की कुर्बानी गलत है, बिना इजाजत कुर्बानी देने वालों पर सख्त एक्शन ले सरकार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज देश भर में बकरा ईद मनाई जा रही है, और इसी के साथ जिस तरीके से बकरों की कुर्बानी दी जाती है, इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट जो है वो सख्त एक्शन में नजर आया है, और उसने साफ तौर पर कहा है कि बिना इजाजत के बकरों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। तो बकरों को लेकर विवाद के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि बकरों की कुर्बानी पर बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि बिना इजाजत सोसाइटी में बकरों की कुर्बानी गलत है, और इसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि बिना इजाजत कुर्बानी देने वालों पर सख्त एक्शन भी ले सरकार। और इसी खबर पर मेरे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। प्रमोद जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी। जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिना इजाजत सोसाइटी में बकरों की कुर्बानी को लेकर अब आदेश जारी कर दिया है। जी, हेलो। हाँ मैडम, देखिए ये जो है, जो कल का ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, जो ऑनरेबल जस्टिस कुलकर्णी साहब और जैन साहब का जो डीवी में हुआ है, तो ये बिल्कुल साफ है, और ये पहले भी था। इसके लिए देखिए, हमारे यहाँ जो भी था बकरा वगैरह काटने के लिए एक स्लॉटर हाउस बना हुआ है, और कहीं पर भी है कि आप उचित देख रेख में, जो सरकार के संरक्षण में जो डिपार्टमेंट है उसके देख रेख में ही कर सकते हैं। आप किसी तरह का वायलेशन नहीं कर सकते हैं उसमें। आप सार्वजनिक स्थल में किसी तरह का जो है जीव हत्या करना, ये बहुत ही गैर कानूनी है। और इस तरह का यदि ये हुआ है
जो बॉम्बे में जो मीरा रोड में हुआ है घटना। और ये देखिए कि ये बिल्कुल दुखद है कि इस तरह का जो लोग समझदार होकर के भी ये इस तरह का बेवकूफाना काम करते हैं, और उल्टे उन्होंने FIR भी किए हुए हैं दूसरे पार्टी का, जिसने कि ऑब्जेक्शन किया है। तो ये क्लियर जो है यहाँ पर दिखा रहा था कि लॉ को किस तरह से मिसयूज किया जाता है। और सबसे बड़ी बेहतरीन देखिए, जहाँ पर पूरा इसमें CCTV का फुटेज लिया गया है, कैमरा से फोटो लिया गया है, और इसमें जो ये है जो मारपीट का और जो दिखाया गया है कि लड़कियों औरतों के साथ छेड़छाड़ किया गया है, तो ये बताइए झूठा एक FIR उल्टा आप कर देते हैं, और जबकि आप जो ये मोटिव जो है बकरा काटने का, वो एक संप्रदाय को विद्वेष पैदा करने के लिए है। ठीक, आप जानबूझ करके वहां प्रमोद जी, खबर ये भी तो सामने आ रही है निकलकर कि BMC की बिना इजाजत के कहीं पर भी आप कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। एग्जैक्टली, आप जो है जैसा मैंने बताया, और अभी माननीय हाई कोर्ट का भी जो ऑर्डर आया है कि आप किसी तरह का जो है बिना लॉ को फॉलो किए हुए, बिना रूल को आप जो है इस तरह का किसी तरह के सार्वजनिक स्थल पर हत्या आप नहीं कर सकते हैं, किसी जीव का वध नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर था, और इसके बावजूद भी देखिए कि एक भड़काने के लिए, एक जो है हैवॉक क्रिएट करने के लिए सोसाइटी में, आप देखिए सोसाइटी आपको अकेले है नहीं, सोसाइटी में वहाँ पे जो है 100 की ज्यादा संख्या में लोग रह रहे हैं, और अच्छे लोग रह रहे हैं सोसाइटी में। आज देखिए एक पढ़े लिखे हुए और समझदार लोग रहते हैं, और इस तरह करके आप जो है हैवॉक क्रिएट कर रहे हैं, तो ये इसका इरादा क्लियर है कि आप जो है समाज में एक विद्वेष फैलाना चाह रहे हैं, और आप जो है लॉ एंड ऑर्डर को जो है बिल्कुल साथ रखना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, आप हमारे साथ में जुड़े और तमाम जानकारी आपने दी। तो बकरों की कुर्बानी पर बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश सामने आए हैं। आपको बता दें कि बिना इजाजत सोसाइटी में बकरों की कुर्बानी गलत है। और मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।